आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सिक्योरिटी। सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखेंगे कि उसमें क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। क्लाउड एंड सिक्योरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग को इनेबल करने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करने के लिए वो डेटा सेंटर है या थिन क्लाइंट और थिन क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन और जो सर्विसेज जो हम देते हैं क्लाउड के ऊपर, लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये जो सर्विसेज हैं, दीज ऑल सर्विसेज आर बिल्ट ऑन वर्चुअलाइजेशन। तो अब इनको इनेबल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके जो डेटा सेंटर्स हैं या उसके लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, उनको इनेबल करने के लिए हमें क्या चैलेंजेस हैं, उसमें क्या सिक्योरिटी मैकेनिज़्म रिक्वायर्ड हैं, और उसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसका जो इम्पेक्ट है कंज्यूमर पे और इंटरप्राइज पे क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसके बाद फिर जो सबसे बेसिक कंसर्न है, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं वो किसी अननोन कंप्यूटर से सर्व होती हैं, चाहे आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ करें या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस करें या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ करें। तो इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि कोई भी अननोन कंप्यूटर जिस पे आपका डेटा प्लेस है, होस्टेड है, तो उसकी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से कंपेटिटर और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी अवेलेबल है। तो इसके लिए क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM, it lets administrators authorize who can take action on specific resource, giving you full control and visibility to manage Google Cloud resources centrally. तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए कोई भी जो रिसोर्स है उस उसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनको रोल असाइन किए जा सकते हैं, और उनको अथॉरिटी जो है वो दी जा सकती है कि कौन सा रिसोर्स, कौन सा जो एडमिन है वो मैनेज करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक क्विक रिव्यू अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एक ब्रीफ डेफिनेशन उसके लिए आप बनाएं तो दैट इज एप्लीकेशन डिलीवर्ड एज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे जो डेटा सेंटर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन होस्टेड हैं, या तो वो किसी वेंडर की हो सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं या टेनेंट की हो सकती हैं। तो उनको जो डिलीवर किया जाता है ओवर द इंटरनेट है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो इसको डिलीवर करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोज आर installed in data center to provide these services. तो क्लाउड को अगर हम कहें कि व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड इज डेटा सेंटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन गेट सर्विसेज, एंड वी हैव डिफरेंट सर्विसेज मॉडल्स। क्लाउड में हमारे पास क्या है कि जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी रूम्स इस्टेब्लिश करती थी और डेटा सर्वर रूम्स बनाए जाते थे, और वहाँ पे कोई डेटाबेस सर्वर है, कोई ईमेल सर्वर है या वेब सर्वर है, उसके ज़रिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपने ऑपरेशन रन करती थी।
तो अब जो क्लाउड में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब क्लाउड के अंदर जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है एंड ऑन रेंट अवेलेबल है। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, they don't need to own an IT infrastructure to run their IT business. वो कहीं से भी इन सर्विसेज को, चाहे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्वर चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, डेटाबेस सर्वर चाहिए, या इवन नेटवर्क बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा कुछ क्लाउड से अवेलेबल है। और उसके लिए किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कोई आईटी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लाउड की सर्विसेज हैं ये डिफाइंड है फॉर पावर यूज़र्स, या जो आम यूज़र है जो उसको यूज़ करना चाह रहा है उसके लिए डिज़ाइन है। उसमें जो डेटा सेंटर को मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी या उसमें जो रिसोर्स एलोकेशन है, ये सारा कुछ जो है ये एंड यूज़र को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूज़र के लिए ये ऐसे ही है जैसे कोई घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है तो उसको ग्रिड स्टेशन के ऑपरेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रिड स्टेशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। बल्कि जो यूज़र है, होम यूज़र, उसके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है जो यूनिट काउंट करता है और उसकी वो सर्विस पे कर देते हैं। तो इसी तरह जो क्लाउड के ऊपर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस हैं वो कैसे इंस्टॉल होंगी, कैसे मैनेज होंगी, तो उनको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, तो आम यूज़र को उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन दे कैन फोकस ऑन देयर ओन वर्क। सर्विस मॉडल जो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर अवेलेबल हैं, दे आर 3 इन जनरल, लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसमें जो पॉपुलर वेंडर है वो salesforce.com है। तो इस सर्विस के ज़रिए कोई भी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बजाय आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें, आप एक थिन क्लाइंट यूज़ करके, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं वो salesforce.com के डेटा सेंटर से एक्सेस कर सकती हैं। देन है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। गूगल्स ऐप इंजन, this is an example of platform as a service. This provides an environment for developers to develop applications without worrying of required softwares and services. Everything is available on Google's App Engine. A developer or service provider only need to own a system and start working. And then we have infrastructure as a service, like Amazon Web Service, where you can host your websites or IT applications and you can use them. Why? Easier to manage and larger economies of scale. How economies of scale? Cloud computing economy. Economies of scale in hardware acquisition cost 5 to 7x improvement. तो अगर कोई कंपनी अपना हार्डवेयर परचेज करती है, उसको यूज़ करती है और उसको उसके ऑपरेशंस को भी रन करती है, तो उस पे जो कास्ट है वो 7 टाइम्स है एज़ कंपेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट लाइक विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, MS ऑफिस का लाइसेंस, एडोब फोटोशॉप का लाइसेंस, .NET का लाइसेंस, एंड देयर आर नंबर ऑफ लाइसेंस फीस जो किसी भी कंपनी को जो है वो पे करनी होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जितना भी IT इक्विपमेंट होगा उनको रन करने के लिए कूलिंग की ज़रूरत है, उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और इसके अलावा वी नीड स्टाफ टू मैनेज IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्लाउड में ये सारा कुछ नहीं है। तो एक रिसर्च पेपर है अबव द क्लाउड्स, अ बर्कले व्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो 2009 में पब्लिश हुआ। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया गया है।
तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी वेंडर कंपनी है, इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ semiconductor chips, they need to own an infrastructure which cost $3 billion today. तो एक जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है उसको लगाने के लिए $3 बिलियन की ज़रूरत है। तो अगर ये हिंड्रेंस हो हर कंपनी के लिए कि they cannot start their business unless they have their own fabrication facility, then there will be less competition or maybe no competition. तो इस वजह से कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं वो बनी, लाइक ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. These foundries enable fabless semiconductor chip companies whose value is in innovative chip design. Like NVIDIA जो है वो अब चिप डिज़ाइनिंग करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बिहाफ पे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक्स इस तरह की कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो करती है. तो इस वजह से जो कंपनीज हैं जो जिस तरह NVIDIA कंपनी है, इस तरह की कंपनी चिप डिज़ाइनिंग में फोकस कर सकती है बजाय के मैन्युफैक्चरिंग में. तो इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग को आप देख सकते हैं कि बजाय आप एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर जो है वो ओन करें और उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स को मैनेज करें, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल करें, उसके लिए IT स्टाफ जो है वो हायर करें, इंटरनेट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो, रिडेंडेंट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हो, रिडेंडेंट सर्वर हो, रिडेंडेंट आपके पास स्टोरेज हो और 24/7 आपने ऑपरेशन जो है वो ऑन करना हो, तो दिस इज़ अ ह्यूज कॉस्ट. तो इसको सेव करने के लिए व्हाई नॉट वी यूज़ द सेम मॉडल फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर. जिस तरह ये कंपनीज हैं वेयर दे डोंट नीड फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको कोई प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें $3 बिलियन सिर्फ प्लांट की मद में उसको ऑन करने के लिए उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ये एफर्ट उसकी डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर सकते हैं और जो फैब्रिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो किसी और कंपनी से, थर्ड पार्टी से वो करवा सकते हैं. इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल है. तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विल इनेबल डेटा सेंटर लेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर. तो यहाँ पे क्या है, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री which enables chip design, that is NVIDIA like companies, and foundries are TSMC, UMC. तो ये कंपनीज जो हैं इनके बिहाफ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज़रूरत है डेटा सेंटर लेस SaaS प्रोवाइडर की, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर सकती है, और इस तरह बहुत सी कॉस्ट और एफर्ट जो IT ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज़ होती है वो सेव हो जाती है. अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो स्पेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को अनेबल करते हैं, लाइक एंड यूज़र में जो इंटरप्राइज यूज़र जो है, कंज्यूमर है, SaaS यूज़र है, SaaS यूज़र है, विच इज़ यूजिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो दिस इज एंड यूज़र, इट कुड बी इंडिविजुअल, कंपनी और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंड यूज़र हो सकती है जो क्लाउड से अपनी कोई भी सर्विस लेती है. लाइक अ सिंगल यूज़र may host his website on the web server like Amazon. एंड यूज़र के बाद है क्लाउड सर्विस यूज़र. Enterprise IT department could be the cloud service user. Web application developer could be the cloud service user, and SaaS provider.
On next level is cloud service provider. These are mega data center operators, cloud application platform providers. तो cloud service provider जो है it can use mega data center software provider like Microsoft, Google, IBM, and there we have mega data center hardware provider. तो जिसमें डेल टेक्नोलॉजीज हैं, मेगा डेटा सेंटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में लाइक डेल टेक्नोलॉजीज भी है, लाइक VMware, Hewlett Packard Enterprise एंड सिस्को सिस्टम्स. तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को अनेबल करते हैं एंड ऑल दे आर पार्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस. Now let's discuss mega data center, which is the basic requirement for any cloud computing infrastructure. In mega data center, we can have server, racks, and container where we can host and install our servers. In IT infrastructure, we have number of options to consider. When we are talking about a mega data center, there are number of critical factors to take care of, like high performance versus low power CPUs. What is efficient if we use high performance CPU or low power CPUs? This is a consideration which should be taken care of when designing data centers. And enterprise grade versus commodity hardware. Like the Hadoop Distributed File System, HDFS, is a distributed file system designed to run on hardware based on open standards, or what is called commodity hardware. This means the system is capable of running different operating systems such as Windows or Linux without requiring special drivers. So if we are working on such environment where we need to install different operating systems like Windows or Linux, we can move on commodity hardware, which is open standard. The next option to be taken care of is GPU or FPGA. This is processor technology. Current FPGAs offer superior energy efficiencies, but they do not offer the performance of today's GPUs on DNS. However, these innovations introduce irregular parallelism on custom data types, which are difficult for GPUs to handle, but would be a great fit for FPGA's extreme customizability. Both have different options to consider. So for the time being, now GPUs are performing well and they can be placed in data centers. तो जो next है वो data center networking है, because all the servers are available on layer 2 and they do not need layer 3 routing, they do not need routing. That's why we can eliminate layer 3 routers within data center. तो ये एक इसमें benefit है. और इसके अलावा जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द facility. What we can do is load balancing, not network load balancing, which is on server level. Next is storage system. Unification of data and storage networking. Everything is available on the facility. In the data center, we can even avail the facility of flash memory or even DRAM storage to store data. DRAM is generally faster and used for working program memory. Flash is used for longer term storage. And DRAM access is measured in nanoseconds, and it is faster as compared to flash memory. Next challenge is power efficiency.
अगर हम डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं जिसमें जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 100 किलोवाट, 100, जिसमें जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 100,000 मशीन से लेके टू 1 मिलियन मशीन तक है। तो उस जब हम इतनी बड़ी अमाउंट में, जब 1 मिलियन मशीन का हम डेटा सेंटर बनाएंगे, then energy cost becomes critical because to operate such a huge facility we need lot of energy to run all these machines. एनर्जी जो है ना सिर्फ उनको रन करने के लिए, जितनी भी मशीन्स हैं उनको रन करने के लिए ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है, बल्कि जो कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो कंप्यूटर सर्वर रूम है, उसके लिए कूलिंग रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सा कार्बन प्रोड्यूस होता है, इसलिए ऐसे एनर्जी सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, लाइक सोलर पावर, और इसके अलावा जो विंड मशीन्स हैं, all they can be applied to get green energy. Now new metric is introduced as amount of work done per joule. How many machines we can run on number of units of electricity, and what work we can do by using those machines. That is why we need intelligent power management. We need centralized or distributed power sources, those are manageable. How we can save energy in a data center? If there is any idle IT equipment, we can turn off those equipments. Virtualize servers and storage, consolidate servers, storage and data center, turn on the CPU's power management features, use IT equipment with high efficiency power supplies, use high efficiency CPUs, adopt power distribution at 208 volt or 230 volt, adopt best practices for cooling. तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूज़ करके हम जो है पावर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. We can introduce modularity and flexibility. We can adopt expandable or removable system, और इसमें जो भी physical design concerns हैं they should be considered. Next is data center management. Data center management refers to the role of individuals, data center managers tasked with a data center to oversee technical and IT issues. This includes management of computers and server operations, large amount of data services and applications, and the protection and security of the data. Discovery means establish dependencies among system components. If switch 32 dies, how many services are affected? So this feature should be enabled in data centers, that is discovery of loss or error or fault. If any component goes down, how many services will be affected and how to handle that fault. Next is diagnosis. Identify the root cause behind a functionality or performance failure. How much time it will take to diagnose any fault in the system, and how much effort is required to resolve that problem. Remediation means to take corrective actions to minimize the mean time to repair. If a fault occurs, how much time will be required to solve that problem?
इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल कंप्यूटिंग है, नेटवर्किंग स्टोरेज है और अदर डिवाइसेस हैं, उसको भी कंसिडर करना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? Cloud computing is a style of computing in which dynamically scalable and often virtualized resources are provided as a service over the internet. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास जो भी हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई सर्वर है या नेटवर्क बैंडविड्थ है, तो उसको हम अपने सिस्टम पे बाय द मींस ऑफ वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। Virtual, what is virtual? Software, database, web servers, operating system, storage, and networking as a virtual service. All these resources can be used as a virtual servers. Next characteristics is on-demand ability to add and subtract processors, memory, network bandwidth, storage as needed. तो जो भी रिक्वायरमेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास चाहे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मेमोरी की, प्रोसेसर की, देयर शुड बी वेरी इजी मैकेनिज्म टू ऐड ऑन्स, टू ऐड बैंडविड्थ, टू ऐड storage, whatever is required, user should be easily able to increase its resources. Next is user need not have knowledge of expertise in or control over the technology infrastructure in the cloud that supports them. तो इसमें जितने भी यूजर्स होते हैं, they are not required to manage the data center, they are not required to manage the server even. Everything is available on their disposal. They can use them and do their work, and they do not need to have knowledge of uh, control over the technology infrastructure of the cloud. Next है attributes. First attribute of cloud computing is off-premise. The service is hosted and delivered from a location that belongs to a service provider over the internet. तो चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, या और इसके अलावा जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे आर providing services over the internet, and users are across the internet. They are using services from all these vendors through internet. Elasticity. Leverage the internet scalability of service provider by providing elastic provisioning mechanisms so that resources can be scaled up, down quickly as needed. This is another attribute of cloud computing which is required. And then is flexible billing. Fine-grained metering of resource usage combined with on-demand service provisioning. तो इसमें फ्लेक्सिबल बिलिंग होनी चाहिए, उसमें जो सर्विसेज यूज़र एक्सेस करता है उन सर्विसेज पे जो है बिल कंप्यूट होके उसको चार्ज हो. Virtualization, cloud services offered through an abstracted infrastructure. तो एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, और उससे उसके ऊपर जो भी सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड है, तो विदाउट नोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर from where we can use all the services provided by the cloud computing infrastructure. Next attribute of the cloud computing is service delivery. Typically, the service offers programmatic API in addition to user interface. तो service delivery क्या है? This is programmatic API which offers services to the user interface.
Next is universal access. Pooled resources are available to anyone authorized to utilize them. तो जितने भी resources हैं like storage है, memory है, processor है, bandwidth है और softwares or platforms, they are all available and pooled. Whenever user wants to get them, they can use after authentication. Then next attribute is management. Simplified management. Through automatic provisioning to meet scalability needs, user self-service and programmatically accessible resources. Next is affordable resources. Cost is reduced dramatically because no capital cost and economy of scale. This is very important factor of and attribute of cloud computing. Cloud computing services should be affordable and they should cost less as compared to deploying a company its own infrastructure, because there is no capital cost for the company and there should be economy of scale. Multi-tenancy. Mechanism to isolate tenants organizations from each other while pooling resources across customers, because number of organizations are using cloud services from the same vendor. That is why there should be mechanism to isolate all these organizations in a cloud environment. And there should be service level agreements, SLAs, that sets the expectation with the customers, and that SLA guarantees the quality of service, and all the quality of service attributes are documented in SLAs. Now let's discuss cloud computing terms. Service oriented architecture, SOA, is an IT standard which decomposes IT landscape of an enterprise into unassociated and loosely coupled functional services. An enterprise that uses SOA is better positioned to leverage cloud computing. That is why it is very important for an IT company to apply SOA. What is grid computing? Use of any interconnected